नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की यह वीडियो हिंदी साहित्य पर आधारित होगी, यानी पहली ऐसी वीडियो होगी जो सुपर फास्ट एक्सप्रेस वीडियो में सटीकता होगी और सर्वश्रेष्ठ विश्लेषण होगा। याद रखिएगा, बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हिंदी साहित्य में आपसे हो ही नहीं पाते हैं एग्जाम में। तो आज यह 50 प्रश्न ऐसे प्रश्न है जो निचोड़ मिलेगा आपको साहित्य का। पूरी तरीके से देखते रहिएगा और याद रखिएगा, कोई भी हम ऑप्शन नहीं लेंगे। बस आपको एक ऐसा माहौल ढूंढना है इस वीडियो को देखने के लिए जिसमें आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। याद रखिएगा, कंसंट्रेशन स्टडी में होना बहुत जरूरी है और ज्ञान पूरा होना चाहिए, वरना बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान अगर आप लेते हैं तो वो खतरनाक साबित होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में स्टार्ट करेंगे, यानी सिंपल लेंगे और पूरे 50 प्रश्न जो सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। देवनागरी लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में कब स्वीकार किया? अब देखिए, अगर हम बात करें हिंदी की लिपि क्या है तो देवनागरी है, पंजाबी की लिपि क्या है तो गुरमुखी है। ऐसे हर भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है जिसमें वो लिखी जाती है। अगर हम बात करें कि देवनागरी लिपि को भारत में कब स्वीकार किया गया तो 14 सितंबर 1949 को स्वीकार किया गया। अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, देखिए हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको यह पता होना चाहिए कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस अगर हम मनाते हैं ना, तो इसके पीछे राज क्या है। इसके पीछे गाइस यही राज है जो ऊपर बताया है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था, हमने इसे स्वीकार किया था। अब बात यह आती है कि क्या हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है? केवल 14 सितंबर को? जी नहीं, हम राष्ट्र में यानी भारत में हिंदी दिवस को 14 सितंबर को मनाते हैं। जब भी आगे विश्व लिखकर आ जाए तो आपको याद रखना है कि विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं। इस चीज को भी आपको याद रखना है। यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें राष्ट्र हित में और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें पूरे साल का जीके, करंट अफेयर और पूरा साहित्य हिंदी का जबरदस्त वीडियो प्राप्त करने के लिए। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? अब ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे 10 क्वेश्चन के बाद आपके हवा से निकलने वाले क्वेश्चन है, तो उनको यार पढ़ना बहुत जरूरी है। एग्जाम में पढ़ के जाओ, ठीक है ना? खाली पन्ना मत लेकर जाओ, कोरा कागज बनकर मत जाइए। कालिदास को कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है, यह बात दिमाग में फीड कर ले। मैथिली किस राज्य की भाषा है? अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर आंसर भी दिख रहा है। आंसर आप थोड़ी देर देखते रहो, थोड़ी देर देखते रहो, मजा आने वाला है। मैथिली किस राज्य की भाषा है? बिहार। आज कोई भी आपका टेस्ट नहीं है, कोई भी टेस्ट नहीं है, केवल नॉलेज गेन कराएंगे। मैथिली किस राज्य की भाषा है तो बिहार है। और बिहार में जीके से एक क्वेश्चन आता है, ये बताओ मधुबनी चित्रकला कहां की है? यार याद रखो कि मधुबनी जो है ना, मधुबनी चित्रकला भी बिहार की है और बिहार में कोसी नदी है जो मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है और बिहार का शोक कोसी नदी कही जाती है। अगर हम बात करें अगला पॉइंट है कि आमिर खुसरो ने जिन मुकरियों या पहेलियों, दो सुखनों की रचना की है, उनकी मुख्य भाषा क्या है? तो कुल मिलाकर ये क्वेश्चन पूछना चाहता है एग्जाम में, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है साहित्य में। देखिएगा, तूतीय ए हिंद आमिर खुसरो को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में इनका जन्म हुआ। और आमिर खुसरो की बात करें तो इन्होंने खड़ी बोली को सर्वश्रेष्ठ माना है, इसलिए यह क्वेश्चन क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन में क्या पूछता है कि आमिर खुसरो किस बोली के कवि थे, तो आंसर आएगा खड़ी बोली। कोई भी क्वेश्चन आ जाए इनसे संबंधित तो इनको खड़ी बोली ही आपको मारना है, यह बात दिमाग में फीड कर लेना। हिंदी का प्रथम कवि, अब मैं क्वेश्चन का थोड़ी देर के लिए मैं आंसर नहीं दिखाऊंगा, तो आपके दिमाग में क्लिक कर गया होगा कि हिंदी का जो प्रथम कवि है ना, वो कौन है? वो दोस्तों है सिद्ध सरहपा। सिद्ध सरहपा 9वीं शताब्दी। अब कुल बच्चों के दिमाग में स्वयंभू आ गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, वो भी सारे डाउट क्लियर कर देंगे। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सिद्ध सरहपा हैं, 19वीं शताब्दी के हैं। ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है गाइस? तो कलम का सिपाही कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद्र को। यानी मुंशी प्रेमचंद्र ने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। अगर हम बात करें गबन लिखी है, अगर हम बात करें गोदान लिखी है, अगर हम बात करें उपन्यास में एक आपका है मंगल सूत्र लिखी है, तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो कहीं ना कहीं इनके द्वारा रचित हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8, आधुनिक युग के चरण कौन है? आधुनिक युग के चरण किसे कहा जाता है? हिंदी में आधुनिक युग के चरण कहे जाते हैं रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि की उपाधि भी प्राप्त है, यानी इन्हें द्वितीय, सेकेंड, ये भी ध्यान रखिएगा,
हिंदी का प्रथम राष्ट्र कवि और किसे कहा जाता है वो आगे बताऊंगा। जब क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिंदी का द्वितीय राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है तो रामधारी सिंह दिनकर को। आधुनिक युग का चरण किसे कहा जाता है तो रामधारी सिंह दिनकर को। इनकी प्रमुख रचनाओं में उर्वशी है, हुंकार है ना, ये दो रचनाएं आपको भी बता दी। भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है तो याद रखना है कि सबसे जो कम भाषाई समूह जो बोला जाता है लैंग्वेज में वो है चीनी तिब्बती। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि चीनी तिब्बती जो है भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई एक ग्रुप है। आगे हम बात करें, अगर मैं थोड़ी देर के लिए आंसर इसका ना दिखाऊं और आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हिंदी का प्रथम पात्र कौन है, हिंदी का प्रथम पात्र कौन है तो याद रखना है कि हिंदी का जो प्रथम पात्र है ना वो दोस्तों आपका उद्दंड मार्तंड है। पात्र का मतलब यहां पर पत्र आप लिख सकते हो, पत्र का मतलब यहां पर आप समाचार पत्र लिख सकते हो। तो ये चीजें आपको याद रखनी चाहिए, यहां पर किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप कहोगे सर पात्र का मतलब होता है कोई व्यक्ति, नहीं, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। तो जब भी ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन तो क्लियर करो ही लगे ना, तो ऑप्शन में अगर व्यक्ति आएगा तो वो अलग हो जाएगा, अगर कोई रचना आएगी तो उद्दंड मार्तंड मार दीजिएगा, कोई डाउट नहीं। चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं के बोले जाने वाले को क्या कहा जाता है तो आपको याद रखना है जो चीनी तिब्बती है ना ये सबसे कम बोला जाता है और इसको जो बोलता है ना उसको निषाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषाद कहा जाता है। यह भी 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको तो भूल ही नहीं सकते आप क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना पड़ेगा, है ना, मजबूरी है आपकी। तो आंसर चला जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। और अगर क्वेश्चन में पूछे कि किस पर, कौन सी रचना पर, तो याद रखना है चिदंबरा पर प्राप्त किया है और याद रखना है कि किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की है। और अगर क्वेश्चन में कल को यह भी पूछ दिया जाए कि ऐसी कृति, निम्नलिखित में से ऐसी कृति कौन सी है जिसको पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जीतने वाली कौन सी कृति है, तो वो चिदंबरा हो जाएगी। अरे जब पहला कवि है, कौन सा है, पहला व्यक्ति है सुमित्रा नंदन पंत और उसकी रचना है चिदंबरा, तो ये दोनों आंसर किसी भी तरीके से पूछ सकता है क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद्र की रचना है? अब प्रेमचंद्र की रचना के लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, पंच परमेश्वर, गोदान, गवन, मंगलसूत्र और इसके साथ ही साथ आपको रंगभूमि भी याद रखना है ना। बहुत सारी रचनाओं की बात करें और याद रखना है यहां पर जो राइट आंसर चला जाएगा पंच परमेश्वर। आगे हम बात करेंगे, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है? अब आपके दिमाग में जब मैंने क्वेश्चन ऊपर करवाया होगा तो मैंने ये कहा कि सर चीनी तिब्बती अगर सबसे कम है, क्या है, जो चीनी तिब्बती है ना, चीनी तिब्बती अगर सबसे कम है तो उस समय दिमाग में ये पक्का आया होगा आपके 100%, मतलब मैं मान ही नहीं सकता। अगर कम ये बोला जाता है, ये वाला जो ग्रुप है ये कम बोला जाता है, तो यार ज्यादा कौन सा होगा? तो ज्यादा के लिए ये रहा क्वेश्चन, इंडो आर्यन एक ऐसा समूह है जो सबसे ज्यादा बोला जाता है। और अगर कम पूछे तो आपको क्या मारना है? चीनी तिब्बती, सी और टी, है ना, चीनी तिब्बती वाला ग्रुप आपको मार देना है। आगे हम बात करेंगे, अब ये क्वेश्चन थोड़ी देर के लिए अगर मैं आंसर आपको ना दिखाऊं तो थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं लॉजिक लगाना पड़ेगा। रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? अब रामधारी सिंह दिनकर को कौन सी रचना है? अब सुमित्रा नंदन पंत को चिदंबरा पर मिला, महादेवी को मिला है यामा पर मिला। ऐसे ही रामधारी सिंह दिनकर को, जिनको राष्ट्रकवि, द्वितीय राष्ट्रकवि कहा जाता है, तो जो उर्वशी थी ना, तो उर्वशी रचना पर इनको मिला है। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चिदंबरा वाला याद रखना और ये वाला इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। आगे हम बढ़ेंगे, हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर हो गई है? ये हो गई है और आपको ये बताना है कि कहां पर की जा रही है या हो गई है। कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी पर जो है एक विश्वविद्यालय बना है जिसको कहा गया है हिंदी विश्वविद्यालय। और हिंदी विश्वविद्यालय दोस्तों बना है मध्य प्रदेश में। अगर राज्य आ रहा है तो राज्य मारिएगा, अगर शहर पूछ रहा है तो भोपाल मारिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत, कोई डाउट? मध्य प्रदेश भारत का हृदय कहा जाता है, भारत का टाइगर स्टेट कहा जाता है और भारत में सबसे ज्यादा वन भी मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ेंगे, भारतीय भाषाओं को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है? तो याद रखना है, ऑप्शंस में कुछ इस प्रकार था पिछली बार, तो यहां पर आपको याद रखना है कि भैया आपको 4 वर्गों में बांटा गया है, वो मैं अगली स्लाइड में बताऊंगा, ठीक है ना। पहले इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है, इन क्वेश्चन को यानी क्वेश्चन नंबर 16 को और क्वेश्चन नंबर 18 को दोनों को एक साथ में लिखना। देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहां पर स्थित किया जा रहा है? अगर क्वेश्चन में यह पूछे कि देश का पहला
यानी हिंदी जो है अभी विश्वविद्यालय बना है अभी हाल ही में, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, वो कहां पर है? मध्य प्रदेश में। अगर देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय पूछे तो ये यूपी में बना है। यूपी में कहां? ताजनगरी में। ताजनगरी बोले तो पेठा नगरी यानी आगरा, यानी ये भी आपको याद रखना है। आगे हम बढ़ेंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? अब देखो, अगर क्वेश्चन में यहां पर 20वां और लिख लेना, यानी 20वां और लिख लेना, यहां लिख लेना कि भारत का द्वितीय राष्ट्रकवि कौन है। द्वितीय राष्ट्रकवि कौन है? तो जब द्वितीय पूछे तो रामधारी सिंह दिनकर है। क्या है? रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगर प्रथम पूछे तो मैथिली शरण गुप्त हैं। ये कौन है? ये फर्स्ट हैं। याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आए कि राष्ट्रकवि, कुछ भी ना लिखकर आ जाए, अगर ऐसा लिखकर आ जाए तो, अगर ऐसा लिखकर आएगा तो एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो ये मिलेगा और या तो फिर क्या मिलेगा? रामधारी सिंह दिनकर मिलेगा। और तीसरी कंडीशन, जो सबसे क्रिटिकल कंडीशन जो बच्चा पूछता है कि सर दोनों ऑप्शन हो, तब तो आपको यही मारना पड़ेगा, क्योंकि प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। और मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचनाओं में से अगर हम बात करें तो यशोधरा एक प्रमुख रचना है, ठीक है ना? यशोधरा है। और कौन सी? जल्दी से बताओ फटाफट, बहुत सारी रचनाएं हैं। यशोधरा प्रमुख है, जयद्रथ व्रत है प्रमुख। क्लियर? हिंदी का प्रथम एकांकी, बहुत सारे बच्चों को यह क्वेश्चन नहीं पता होगा। हिंदी के प्रथम जो है एकांकी की बात करें तो वो एक घूंट हो जाएगा, जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फटाफट इसको लिख डालिएगा। आगे बढ़ें। आगे हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया गया है। तो हम यहां पर आपको बता देना चाहते हैं, पूरी तरीके से मैंने यहां पर टाइप किया है कि 4 कालखंडों में हिंदी साहित्य को बांटा गया है, जो मैंने ऊपर अभी बताया था। कालखंडों में बांटा गया वो कौन कौन से हैं? वो है दोस्तों, यहां पर आदिकाल है, पहला वीर गाथा काल है, दूसरा, तीसरा है मध्यकाल या भक्तिकाल, और चौथा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल या आधुनिक काल। हम ये आसानी से कह सकते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए, ये वाला आपको क्या है? ये पहला है, पूरा ये पहला है, या लिखा है ना बीच में। आदिकाल को ही वीर गाथा काल कहते हैं, तो ये पहला। मध्यकाल या भक्ति काल को हम क्या कहेंगे? ये वाला, ठीक है ना? दूसरा ये वाला, हम इसको दूसरा नंबर देते हैं। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, अगर कल को क्वेश्चन आ जाए कि आदिकाल को हम क्या कहेंगे? वीर गाथा काल। मध्यकाल को भक्ति काल। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये वाला और ये वाला। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आदिकाल को वीर गाथा काल कह सकते हैं, या क्या कहते हैं आदिकाल को? तो वीर गाथा काल। वीर गाथा काल को क्या कहते हैं? आदिकाल कहते हैं, है ना? भक्ति काल को और क्या नाम है? मध्यकाल। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आपका ये वाला पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, और आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहते हैं, ये चौथा नंबर है। आगे बढ़ेंगे। एक नार पिया को बहानी, तन बाको सगरा ज्यों पानी, ये बताओ किस भाषा की है? खड़ी बोली है, ऑप्शंस में दे देता हूं। खड़ी बोली है, या आपकी ब्रज भाषा है, या आपकी खिचड़ी वाली है, कुछ भी आप समझ लो, है ना? तो हम कह सकते हैं, ऑप्शंस आपको ना देकर हम डायरेक्ट आंसर पर आते हैं। ब्रज भाषा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो ब्रज से संबंधित बच्चे होंगे वो कहीं ना कहीं इस चीज को भांप लिए होंगे, इस चीज को भांप लिए होंगे। जरा कमेंट करके बताइए कितने बच्चे ऐसे हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार कितनी भाषाओं को राजभाषा के रूप में संवैधानिक मान्यता मिली है? दोस्तों, इस वीडियो में 50 क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा होता जा रहा है, ठीक है? ये क्वेश्चन बच्चा बता देगा कि संविधान की 8वीं अनुसूची। अब यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि ये बताओ कि भारत में जो हिंदी है ना, वो कौन सी अनुसूचियों में, यानी भाषाओं की बात करें, जो लैंग्वेज होती हैं, लैंग्वेज जो होती हैं वो कौन सी अनुसूची में है? तो यार याद रखिएगा, वो होती है दोस्तों 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो 22 हैं, ये भी आपको याद रखना है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि अगर थोड़ी देर के लिए मैं आंसर आपको ना दूं, ठीक है? क्वेश्चन कहता है हिंदी गद्य के प्रतिष्ठापक कौन है? तो आपको याद रखना है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को हिंदी का प्रतिष्ठापक कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, महावीर प्रसाद द्विवेदी को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं करना है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र। अब अच्छा क्वेश्चन है, जरा जवाब दो। आंसर मैं नहीं दूंगा, आंसर मैं डायरेक्ट बताऊंगा। हिंदी का सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? जरा हमें कमेंट करके बताइएगा, कोशिश करो, कमेंट करो फटाफट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो चला जाएगा सुधा वर्षण। अब देखो, सुधा वर्षण को हमेशा पहला दैनिक समाचार पत्र पूछा है, इसलिए आपको दैनिक समाचार पत्र पर पूरी तरीके से नजर लगानी है। प्रथम पत्र एक अलग बात है, और प्रथम दैनिक समाचार पत्र क्या है? सुधा वर्षण है। आगे बढ़ेंगे। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है, जरा जवाब दो फटाफट नीचे। और यह किस भाषा में, यानी रानी केतकी की कहानी की भाषा को क्या कहा जाता है? तो भाषा यानी लैंग्वेज क्या है, यह भी आपको बताना है। तो यार याद रखो कि इंसा अल्लाह खान की बात करेंगे क्या, तो हम कहेंगे भैया इंसा साहब की कहानी है क्या। और ये जो कहानी है ना, ये लैंग्वेज क्या है? ये खड़ी बोली है।
याद रखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। हमें जल्दी से बताओ कि रानी केतकी की कहानी को किसने लिखा है, कमेंट करो। अपभ्रंश के योग से राज रसानी भाषा का जो साहित्यिक रूप बना है उसे क्या कहा जाता है? थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है। अब देखो, हिंदी जो है वो किस भ्रंश की है? अपभ्रंश की है। हिंदी कहां से आई है? हिंदी साहित्य की बात करें, अगर हिंदी साहित्य की बात करें, संस्कृत से इसका उदय माना जाता है और इसका अपभ्रंश से भी उदय माना जाता है। संस्कृत से चलकर अपभ्रंश और अपभ्रंश से चलकर फिलहाल चल रहा है हिंदी का योग। और हिंदी में डिंगल भाषा को राजरसानी भाषा का जो साहित्यिक रूप माना जाता है, यह भी आपको याद रखना है। हिंदी की प्रथम पत्रिका, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। हम लोग बहुत सारा हम लोगों को ज्ञान है, जी के सेक्शन में हम लोगों को ज्ञान बहुत सारा है, यानी आप लोगों को। हम ऐसे स्टूडेंट हैं, हम का मतलब है आप इतने ब्रिलियंट बच्चे हैं कि आपको बहुत कुछ आता है, लेकिन हमें छोटी छोटी चीजें नहीं पता। जैसे हिंदी की प्रथम पत्रिका का मतलब क्या है? हम ये कह सकते हैं संवाद कौमुदी। ऐसा नहीं सभी बच्चों को नहीं आता, लेकिन आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 सालों से रिपीट हो रहा है। संवाद कौमुदी को यहां पर अपने दिमाग में फीड कर लेना, प्रथम पत्रिका है। आगे बढ़ेंगे। देवताओं की लिपि को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, कोई भी भाषा है वो एक लिपि में लिखी जाएगी। एक है आपका हिंदी दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, यानी आपको याद रखना है कि देवनागरी लिपि में क्या लिखी जाती है? हिंदी। अगर हम बात करें पंजाबी, तो पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी लिपि में, ठीक है। ऐसे ही देवताओं की लिपि जो कही जाती है वो देवनागरी लिपि है। देवनागरी लिपि दोस्तों सभी लिपियों का एक समावेशन माना जाता है। आगे हम बात करेंगे 30। देखिएगा दोस्तों, कह रहा है हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन हैं? तो हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं। और हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो हरिवंश राय बच्चन ने बहुत सारी कृतियां लिखी हैं, जैसे मधुबाला, मधुशाला और नीड़ का निर्माण, फिर ये बहुत सारी रचनाओं का समावेशन इन्होंने किया है। 31वां, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैंने जिक्र किया इसी वीडियो में। हमने आपसे कहा था कि 14 सितंबर को, हमने क्या कहा, 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि में समावेशन किया गया है। इसी के फलस्वरूप हमने 14 सितंबर को ये कहा कि अब हम हर साल से 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाएंगे। और विश्व हिंदी दिवस जो वर्ल्ड लेवल पर मनाई जाती है वो 10 जनवरी को मनाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है, किस महापुरुष के वचन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन आजकल ये चल ही नहीं रहा है। आजकल ये भी जाओ कि भैया कोई भी बच्चा नौकरी लेने जाता है प्राइवेट सेक्टर में तो कहता है क्या इंग्लिश आती है? या आप देखते हो आईएएस और पीसीएस के एग्जाम्स होते हैं तो इंग्लिश वाले बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। रीजन क्या है यार? अरे हिंदी है तो हिंदी में शर्म कैसी? हिंदी में गर्व होना चाहिए, शर्म नहीं होनी चाहिए। तो यार याद रखो कि भारत में संस्कृत माँ है, हिंदी बहुरानी है और अंग्रेजी नौकरानी है। यह कहा है गाइस किसने? डॉक्टर कामिल बुल्के ने कहा है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये चीज आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है पूछ ले क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में ट्रेंड कर चुका है एक बार। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी हैं? भाषाओं की अनुसूची 8वीं है, पहला क्वेश्चन। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा है कि कितनी भाषाएं? 4 भाषाएं, कौन कौन सी? 5वां क्वेश्चन संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी, है ना। ये बात आपको याद रखना है। यहां पर आपको याद रखना है इस चीज को, एसएमबीडी का मतलब है संथाली, मैथिली, बोडो और डोगरी। क्लियर है? एसएमबीडी, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे 34। देखिए यहां पर पहला क्वेश्चन ये मैंने ऊपर कराया कि सबसे पहला ऐसा व्यक्ति बताइए जिसको साहित्य अकादमी यानी हम कह सकते हैं ज्ञानपीठ के लिए मिला, तो हमने ऊपर बताया। लेकिन अगर मैं पुरस्कार वाली रचना की बात करूं तो चिदम्बरा है। चिदम्बरा के लिए हम कह सकते हैं सुमित्रानंद पंत को मिला है। और हम कह सकते हैं कि दूसरा था उर्वशी के लिए, तो हमने कहा उर्वशी को जो है हम कह सकते हैं क्या, रामधारी सिंह दिनकर के साथ चला जाएगा। और महादेवी की जो ज्ञानपीठ वाली रचना है वो दोस्तों कौन सी है? यामा हो जाएगी। ये भी आपको याद रखनी है। साथ ही साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं यामा के साथ साथ एक इनकी रचना है गिल्लू, ये भी इनकी रचना है। एक इनकी है अतीत के चलचित्र रचना है, ये भी इनकी है। और एक है स्मृति की रेखाएं, ये भी इनकी रचना है, ठीक है। चलिए, मैला आंचल के उपन्यासकार के मैला आंचल जो है इसके जो है उपन्यास के लेखक कौन है? तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि मैला आंचल क्या है? उपन्यास है। लेखक कौन है? लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु। इनकी एक ही क्वेश्चन की अब देखिए मैंने एक साहित्य में रचनाओं की वीडियो पढ़ाई है, ठीक है, तो वो आपको नीचे लिंक मिल जाएगी। जितने भी बच्चे देख रहे हैं रचनाओं की वीडियो देखिएगा, कौन कौन सी रचनाएं एग्जाम में आती हैं बस वही पढ़नी है, फालतू का कुछ नहीं पढ़ना है। हर कवि की मैंने हर लेखक की 2-2 रचनाएं या 3-3 रचनाएं ली हैं।
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या लिंक कमेंट जहां पर आप करते हो ना वीडियो में, वहां पर पिन मिल जाएगी। मैला आंचल उपन्यासकार के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु है। जवाब दीजिएगा। अब यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है 36। भारत में सर्वाधिक लोगों द्वारा कौन सी बोली बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है? देखिए ईमानदारी के साथ अगर आप इस वीडियो को यहां तक वॉच करके आए ना, तो 50 क्वेश्चन आगे आने वाले 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। इसलिए ईमानदारी से हर बहन, हर भाई, हर शेर, हर शेरनी मेरा सब्सक्राइब करें। क्या है, जितने भी हमारे शेर हैं, जितनी भी हमारी शेरनियां हैं यहाँ पर, अगले एग्जाम को बीट करने के लिए सभी बच्चे शेर यहाँ पर क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें वीडियो को। ईमानदारी से करना, जो भी करना ईमानदारी से, जितनी भी पढ़ाई करना ईमानदारी से करना। भले ही आप किताब से पढ़ रहे हो, किताब से पढ़ रहे हो, एक आप पेज पढ़ रहे हो तो ईमानदारी से पढ़िएगा। भारत में सर्वाधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है हिंदी, जो लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश के किस जिले को देश का प्रथम हिंदी साक्षर जिला घोषित किया गया है? तो आपको याद रखना है कि एमपी का नरसिंहपुर को जो है घोषित किया गया है। ठीक है ना, यह बात आपको याद रखना है। अगला पॉइंट, हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो यह हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि हिंदी जो है वर्तमान में कौन से स्वरूप में है? हिंदी वर्तमान में कौन सा स्वरूप है? तो हिंदी वर्तमान में खड़ी बोली के स्वरूप में है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये बताओ आधुनिक हिंदी के जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक हिंदी के जनक, तो आपको आधुनिक हिंदी के जनक भी कहे जाते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। चौथा क्वेश्चन आपसे ये पूछता है खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? तो भी हरिश्चंद्र हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी, ये क्वेश्चन 38, 39, 40 बहुत जबरदस्त। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? तो आपको याद रखना है इंदुमती है। इंदुमती क्या है? प्रथम कहानी है, इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लो या चाहे लिखो, कुछ भी करो, मुझे नहीं पता, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं किस देश में बोली जाती हैं? भारत एक संभावनाओं वाला देश है। भारत में सभी जाति धर्म संप्रदाय रहते हैं और याद रखिएगा विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए जो पहला नंबर आता है सबसे ज्यादा भाषाई क्षेत्र भारत का ही जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी भारत की राजभाषा है? अब याद रखिएगा जो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, तो ये रहेगा 343, अनुच्छेद 343 का जो फर्स्ट है का है, उसमें क्या कहा गया है कि हिंदी एक राजभाषा है, और यह दोस्तों हिंदी जो है राजभाषा ही भारत की कहलाएगी। और याद रखिए राष्ट्रभाषा अभी भी कोई लैंग्वेज राष्ट्रभाषा नहीं है, माफ कीजिएगा, राष्ट्रभाषा। ठीक है ना, राष्ट्रभाषा अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपसे अगर ये क्वेश्चन कल को पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो नीचे ऑप्शन अगर नन है या नीचे ऑप्शन लिखा है कोई नहीं, तो आप मारिएगा वही, क्योंकि राष्ट्रभाषा भारत की कोई नहीं है और हिंदी जो है ना वो राजभाषा है। ये साफ साफ अनुच्छेद 343 में लिखा है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, लिखने वाले चंद्रबरदाई। और याद रखिएगा चंद्रबरदाई ने, अगर क्वेश्चन में कल को पूछा जाए किसकी रचना करी है, पृथ्वीराज रासो, और किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में, राजाओं के बारे में उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन, बांगरू बोली किस बोली के निकटतम संबंध रखती है? तो यह खड़ी बोली से संबंधित है, और खड़ी बोली आप सभी जानते हो, चाहे आमिर खुसरो हो, चाहे बहुत सारे कवि हो, चाहे खड़ी बोली के जन्मदाता कहे जाते हो भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इनका सभी का संबंध है। आगे बढ़ेंगे। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन है? तो गीत लेखक में आता है नाम किसका? विद्यापति। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। विद्यापति एक ऐसा चेहरा है साहित्य जगत में जो सबसे जबरदस्त है, और याद रखिए आंसर चलाएगा विद्यापति। 5 क्वेश्चन लास्ट के बचे हैं, बहुत प्यार मिला है आपसे। और क्वेश्चन कह रहा है 46, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास गाइस कौन सा है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हिंदी का प्रथम उपन्यास है परीक्षा गुरु। किसके द्वारा लिखा गया है? श्रीनिवास दास बमत के द्वारा। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है गाइस। हिंदी का प्रथम उपन्यास लिखा गया है परीक्षा गुरु, श्रीनिवास दास बमत के द्वारा। 47, हिंदी में आसु लिपि के जन्मदाता कौन है? तो आसु लिपि में राधेलाल द्विवेदी हैं, और याद रखिएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 बार ट्रेंड कर चुका है। राधेलाल द्विवेदी आसु लिपि के जन्मदाता हैं। अच्छा क्वेश्चन है। 48, आधुनिक युग के चरण कौन सा है? आधुनिक युग के चरण किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर को कहा जाता है आधुनिक युग के चरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आष्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोले जाने वालों को क्या कहा जाता है? मैंने अभी आपसे कहा था कि जो आपके चीनी तिब्बती भाषाओं को बोला जाता है तो उनको कहा जाता है निषाद। कुछ याद आया?
और मैंने कहा आस्टिक वालों को, आस्टिक जो बोलते हैं, एक समूह है जिसका नाम है आस्टिक, अगर वो लैंग्वेज को बोलते हैं तो उनको कहा जाता है किरात कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि साहित्यकार अज्ञे जी का जो है पूरा नाम क्या है, तो जरा जवाब दीजिएगा, साहित्यकार जो है अज्ञे जी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों याद रखना है, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञे कहा जाता है। तो ये वीडियो, अब आप समझ सकते हो कि ये वीडियो 24 मिनट के अंदर, 24 मिनट के अंदर आप देख सकते हो कि पूरे 50 क्वेश्चन, क्योंकि मेरा मुद्दा है दोस्तों कि चैनल पर फालतू का बकवास ना करके एक ऐसा ज्ञान दिया जाए बच्चों को जो कम समय के अंदर एक ज्यादा अप्रोच, यानी हाई लेवल का ज्ञान, बोले टॉप लेवल का ज्ञान, क्योंकि हर शेरनी मेरा स्टूडेंट बहुत उम्दा है और हर बहन हर भाई अगले एग्जाम को क्रैक करेगा, ये मैं विश्वास नहीं, अब इसको अंधविश्वास कह लो, मैं सबसे ज्यादा विश्वास करता हूं, अपने से ज्यादा तुम पर विश्वास करता हूं। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब कर लें यहां पर, और यहां पर सब्सक्राइब अगर कर चुके हैं तो इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, यानी घंटी को जरूर प्रेस करें, और यहां पर एक ऑप्शन होगा ऑल, इस पर क्लिक कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहे आपको। इससे कुछ नहीं होता, बस नोटिफिकेशन समय से मिले और सिलेक्शन हो जाए, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मिलियंस बच्चे यहां पर पढ़ते हैं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, मिलियन पढ़ते हैं, और लाखों बच्चे यहां पर हर 6 महीने में पास आउट होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी, इंकलाब जिंदाबाद। नीचे साहित्य की वीडियो रचनाओं से संबंधित है, देख डालिए फटाफट।